बिस्मिल्लाह। तो अब हम बात कर रहे थे कि जी के बैक्टीरियोफेज बेस्ड ऑन M13। आपकी बुक में फॉरन है M13 बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे है, मतलब थोड़ी सी लोकेशन चेंज है, ठीक है। तो अपनी बुक में 6.3 देखें, यहाँ पे कोई वर्जन चेंज है, 6.3 देखें तो आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या है कि क्लोनिक वेक्टर बेसिकली M13 क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और क्लोनिक वेक्टर वो सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए करना है। तो बेसिकली ये जो वेक्टर है, ये जो बेसिकली वेक्टर है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड वर्जन को सिंथेसाइज करने के लिए किया गया, जिसमें सीक्वेंसिंग है। सीक्वेंसिंग बेसिकली पहले डिजाइन किया गया था कि सिंगल स्टैंडर्ड के साथ जाके अटैच करते हैं, लेकिन बाद में ये डबल स्टैंडर्ड के साथ हो गया, तो उसके लिए जरूरत नहीं रही। लेकिन इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस के लिए हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रिक्वायर्ड होता है। तो अब वेक्टर बेस्ड M13 बैक्टीरियोफेज है, उसमें अगर हम देखें तो हम फर्स्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो M13 बैक्टीरियोफेज की है। M13 का जो जीनोम है वो 6.4 kb का है, उसमें 10 क्लोजली पैक्ड जीन है, और उसमें जो इंटरजेनिक रीजन है जिसको हम डिलीट करके ऐड कर सकते हैं वो 507 न्यूक्लियोटाइड है। और ये लिमिटेड स्पेस ऑफ क्लोनिंग है, लेकिन हम कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देखें, हम कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से उसमें हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो M13 जीनोम है उसमें आप यहाँ पर देखें कितना 607 बेस पेयर है, और इसमें 10 क्लोजली रिलेटेड जीन है, ये जीन भी मेंशन किए हुए हैं, और इसमें ओरी पॉइंट है। तो अब वेक्टर बेस्ड हम फेक क्लोनिंग वेक्टर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो फेक जो क्लोनिंग वेक्टर डिजाइन हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लैगजी जीन इंसर्ट करेंगे, लैगजी जीन इंसर्ट करेंगे इंटरजेनिक सीक्वेंस में, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाता है जिसको M13 MP1 करते हैं। इससे ब्लू प्लेग एक्स गाल के एगर में आ जाती है। एक्स गाल जरूरी होता है जिसमें लैगजी जीन हो, और M13 MP है उसमें यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, तो हम उसमें यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट ऐड करेंगे EcoR1 की, जिसकी वजह से इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस होगी। यहाँ पर अगर आप देखें M13 MP1 है, इसमें लैगजी जीन ऐड किया तो हमारे पास M13 MP1 हो गया। फिर उसके बाद हमने MP2 कैसे किया कि उसमें इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस करके हमने EcoR1 की रिस्ट्रिक्शन साइट ऐड। अब रिस्ट्रिक्शन साइट जब हमने ऐड की MP31 की, तो इसके बाद क्लोनिंग साइट ऐड करने के बाद ये जो MP315 है वो बेसिकली क्लोनिंग साइट है डबल स्टैंडर्ड पक वेक्टर की, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पक वेक्टर की। इसका मतलब है कि पक का रीजन भी मौजूद है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा, और इसमें M13 का रीजन भी मौजूद है। तो इट इज अ शटल। शटल क्या है कि दो होस्ट में ये प्रोपोगेट कर सकता है, एक M13 में भी और दूसरा बेसिकली ई कोलाई में भी, और इसका शटल है कि बेसिकली ये M13 और पक का मिक्सचर है। अब जीन क्लोन करेंगे सेल में, वो ई कोलाई को ट्रांसफेक्ट करेगा, उसकी प्लेटिंग होगी एक्स गाल पे, और वो सिलेक्ट जो रिकम्बिनेंट है वो कॉलोनीज हमारे पास डेवलप हो जाएगी। अब हमारे पास आता है हाइब्रिड M13 प्लाज्मिड M13 वेक्टर। अब जो हाइब्रिड है M13 की लिमिटेड स्पेस क्या है 1500 बेस पेयर, मैक्सिमम क्या है 3 kb। तो इसको मॉडिफाइड किया गया है। मॉडिफाइड का क्या किया कि फ्रैगमेंट बनाया गया। फ्रैगमेंट में क्या है कि M13 जो है वो और प्लाज्मिड को मिक्स किया गया है, तो हमारे पास जो आया है वो PEMBL8 आया है। और उसकी ये डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें M13 डीएनए फ्रैगमेंट ऐड किया, और बाकी सारा हमारे पास पक8 का लेक्चर है, लैग-जी है, एम्सिलिन रेजिस्टेंट है, और उसका ये स्ट्रक्चर है, इसको हम फ्रैगमेंट कहते हैं। अब फ्रैगमेंट में क्या रोल है
कि बेसिकली ये जो 1300 बेस पेयर हमने M13 के ऐड किए हैं, ये बेसिकली सिग्नल सीक्वेंस है जो रिकॉग्नाइज करते हैं एंजाइम को। ये कन्वर्ट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में। M13 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और इसको स्क्रीनिंग करते हैं फेक पार्टिकल में। अब ई कोलाई जो इन्फेक्ट करता है नॉर्मल, ई कोलाई इन्फेक्ट करता है नॉर्मल M13 से, बेसिकली ये उसका प्रोसीजर है। लेकिन अगर हमने ई कोलाई में ट्रांसफॉर्म करना हो तो हम सबसे पहले उस ई कोलाई को नॉर्मल M13 से इन्फेक्ट करते हैं ताकि उसमें एंजाइम मौजूद हो। वो एंजाइम क्या करते हैं कि एंजाइम प्रोटीन और हेड स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है, और फिर उसके बाद हमारा जो रिकम्बिनेंट, ये हमारा फ्रेगमेंट है, वो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं उस स्ट्रेन में, तो वो ब्लू कलर की कॉलोनी देता है। ये जो PEMBL8 है, इसकी कैपेसिटी क्या है 10 kb, जो 3 kb से बहुत ज्यादा है। तो फ्रेगमेंट हमें देता है पॉसिबिलिटी कि हमारे पास मौजूद हो। अब क्या है कि जो पक है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डील कर रहा है, जो M13 का रेप्लिकेशन प्रोटीन है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना रहा है, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना के वो हेड और हेड वाला स्ट्रक्चर कैप्सिड बनाता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पैक करता है, और इस तरह हमारे पास कॉलोनीज में मौजूद होता है। और वो एटलीस्ट रेप्लिकेशन जो आपने देखी है उसकी, वहां पर हम यूज कर सकते हैं। और जो ई कोलाई का एक बात याद रखिएगा कि वैसे तो हम जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसमें रिकम्बिनेंट जो वेक्टर है उससे करते हैं, लेकिन M13 के फ्रेगमेंट के लिए पहले आप ई कोलाई को नॉर्मल M13 से इन्फेक्ट करेंगे ताकि उसके प्रोटीन डेवलप हो जाए, एंजाइम डेवलप हो जाए, और वो नेसेसरी रेप्लिकेटिव और फेक कोड के लिए हेल्पर फेक के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? काइंडली ये डायग्राम एक दफा एक्सप्लेन कर दें, कन्वर्जन वाली जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखिए जो M13 का है वो बेसिकली सिग्नल इसमें है, सिग्नल सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करते हैं रेप्लिकेटिव एंजाइम को जो ऑलरेडी ई कोलाई में मौजूद है, और सिंगल रेप्लिकेटिव एंजाइम क्या करता है कि डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड करता है, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या बन जाता है, जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है तो वो M13 में पैक हो जाता है, क्योंकि M13 में कैप्सिड में पैक होने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड होना मौजूद है। तो ये एट अ टाइम डबल स्ट्रैंडेड को भी डील कर रहा होता है क्योंकि उसमें पक का फैक्टर है, और उसमें एट अ टाइम वो सिंगल स्ट्रैंडेड को भी डील कर रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब इन्होंने एक और बात की है, ये वाली बात करें, वेक्टर ऑफ अदर बैक्टीरियाज। इसमें उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि बेसिकली के वेक्टर जी ई कोलाई में और स्ट्रेप्टोमाइसिस में भी होता है, बैसिलस में भी होता है, स्यूडोमोनास में भी होता है। जैसे RK2 प्लाज्मिड है वो ग्राम नेगेटिव स्यूडोमोनास और ई कोलाई में इन्फेक्ट करता है। जो बैक्टीरियोफेज है वो जरूरी नहीं है कि ई कोलाई में इन्फेक्ट करे, SV1 फेग है वो भी करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस को करता है। तो वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए ई कोलाई होस्ट हो, वो अदर ब्रॉड रेंज होती है। Now we come to the cloning vector of eukaryote. These are the, ये जो हमने पहले पढ़ा है वो E. coli वेक्टर था। अब हमारे पास वेक्टर है E. coli for eukaryote। यूकैरियोट में अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले जब हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में जाते हैं तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म या न्यूक्लियोटाइड से जो स्ट्रक्चर बनता है वो बेसिकली हमारे पास यीस्ट है। अब यीस्ट में अगर आप देखा जाए तो सैक्रोमाइसिस हमारे पास मौजूद है। सैक्रोमाइसिस क्या है कि वो सिर्फ फर्मेंटेशन के लिए यूज नहीं होती बल्कि वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए यूज एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म यूज होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। और इसमें एक बेनिफिशियल जो उसका फंक्शन है वो ये है कि इसके पास 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये देखिए इसका प्लाज्मिड 2 माइक्रोमीटर का, इसमें 6 kb है और इसका 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड में कॉपी नंबर इसका 70 से लेके 200 तक है। अच्छा, यहाँ पर अगर प्लाज्मिड की आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखें तो 2 जीनस के RFLP, REP1 और REP2, ये बेसिकली रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए। FLP है वो प्रोटीन कोड करता है A से B एंजाइम के लिए,
और फिर उसके बाद जो डी का फंक्शन नहीं है। लेकिन आप इसका मसला ये है कि हम सिलेक्टेबल मार्कर है, अगर कोई भी हम वेक्टर यूज करते हैं तो उसमें सिलेक्टेबल मार्कर होना मस्ट है। तो जो 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड है वो बेसिकली क्लोनिंग के लिए एक्सीलेंट है, लेकिन उसमें सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है। तो सिलेक्टेबल मार्कर के लिए हम एक और चीज ऐड करते हैं जिसमें हम ल्यूसाइन करते हैं। ल्यूसिन, ल्यूसिन बेसिकली जीन है, एग्जांपल है ल्यूसिन LU2, LU2 करते हैं जो बेसिकली कोड करता है बीटा आइसोप्रोपाइल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। वो एक ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड को ल्यूसाइन में। अब सिलेक्टेबल मार्कर हमने ल्यूसिन किया है कि ल्यूसिन एक जब ये ट्रांसफॉर्म होगा तो उस यीस्ट में ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि पायरुविक एसिड से वो ल्यूसीन को कन्वर्ट कर सके। लेकिन आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का एक असूल देखा है कि जब अनट्रांसफॉर्म्ड में वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती जो ट्रांसफॉर्म में होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो होस्ट है जिसमें ये हम ट्रांसफॉर्म करें इट मस्ट बी ऑक्सोट्रॉफिक, यानी वो होस्ट में LU2 जीन एक्टिव ना हो, उसमें ल्यूसीन की कन्वर्जन की कैपेसिटी ना हो। इस तरह हमारे पास जो यीस्ट होगी वो LU2 माइनस होगी और जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो हम ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर देंगे, मिनिमल मीडिया ऐड करेंगे जिसमें हम ल्यूसीन ऐड नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। जबकि जो जिसमें प्लाज्मिड होगा वो ऑटोमेटिकली ल्यूसीन को पायरुविक एसिड को ल्यूसीन को करेगा। पायरुविक एसिड अगर आपको याद हो तो हम सिट्रिक एसिड साइकिल में पायरुविक एसिड यूज करते हैं, तो उस वो ऑटोमेटिकली इसके पास एंजाइम होगा वो ल्यूसीन को कन्वर्ट करेगा और वो ग्रो कर देगा। तो सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ पर डिफरेंट है। ई कोलाई में हमेशा हमारे पास ज्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या लैक्सी जीन होता था, लेकिन 2 माइक्रो जो मीटर प्लाज्मिड है उसमें हमारा अमाइनो एसिड कन्वर्जन का जीन एंजाइम का जीन है जो डिफरेंशिएट करता है। लेकिन यहाँ पर एक और मसला है कि जो वेक्टर बेस्ड ऑफ 2 माइक्रो यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड है। अब यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड एक और वेक्टर है जो 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड से ही ओरिजिनेट हुआ है। उसकी एग्जांपल है YEP13। YEP जो 13 है वो देखिए जनरल फीचर है उसमें क्लोनिंग वेक्टर के, पहले ये शटल वेक्टर है और इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और इसमें बेसिकली ल्यूसीन सिंथेसिस के जीन है। ल्यूसिंथेसिस के जीन अगर आप यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है, इसमें ल्यूसिन कन्वर्जन के पायरुवेट से ल्यूसिन के जीन मौजूद नहीं है और ये ग्रो करता है जिसमें ल्यूसिन मौजूद हो, अनट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। लेकिन जब हम ल्यूसिन जीन के साथ सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं यीस्ट में तो मिनिमल मीडिया यूज करते हैं जिसमें ल्यूसिन ऐड नहीं करते, इसमें वही कॉलोनी ग्रो करेंगी जिसमें हमारा ये वाला वेक्टर मौजूद होगा और उसकी कॉलोनी ग्रो करेगी, नॉन ट्रांसफॉर्म ग्रो नहीं करेगी। यहाँ तक ओके है? अगर ओके है तो मुझे बता दें। मैम इसमें हम ल्यूसीन की जगह पे कोई और अमाइनो एसिड भी तो यूज कर सकते हैं? नहीं, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसके लिए ल्यूसीन मस्ट होना चाहिए। तो मैम एसेंशियल जो है इसके अलावा भी तो 8 होते हैं, लेकिन इसका फंक्शन होगा ना यीस्ट में, उन्होंने देखा है ना यीस्ट में इसका मेजर फंक्शन होगा। ठीक है, यस मैम। अच्छा यहाँ पर अगर ल्यूसाइन 2 जीन का सेलेक्टेबल मार्कर है तो यहाँ पर देखें कि पूरा अगर येप है, अगर वेप है तो इसमें ल्यूसाइन का देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें PBR32 पूरा एंटायर यूज किया गया है और ये शटल वेक्टर है, इसमें 2 माइक्रोमीटर DNA है। अच्छा, इसके दो बातें हैं, दो यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड है। एपिसोमल का अगर आपको याद हो तो वो एपिसोमल क्या है कि वो प्लाज्मिड जो इंटीग्रेट कर देते हैं क्रोमोसोम्स में, ऐसा ही है। अब दो टाइप का है कि या तो 2 माइक्रोमीटर का होल प्लाज्मिड हो या 2 माइक्रोमीटर का सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। लेटर वन के जिसमें 2 माइक्रोमीटर का सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो उसके हमारे पास डेवलप होता है, उसकी एग्जांपल है YEP13। YEP13 में पूरा PBR3 यूज हो रहा है, 2 माइक्रोमीटर का DNA यूज हो रहा है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का पोर्शन यूज हो रहा है। तो इसका डिफिकल्ट है क्योंकि ये बेसिकली एपिसोमल है, तो एपिसोमल का मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम्स में जाके इंटीग्रेट कर देता है।
अब ये इंटीग्रेट क्यों करता है? अगर आप कहते हैं कि इंटीग्रेट करता है, तो ये इंटीग्रेट क्यों करता है? क्योंकि जो इसके सिलेक्टेबल मार्कर हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो सिलेक्टेबल मार्कर और जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है उससे वो सिमिलर है, वो क्रोमोसोम्स में जाके एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे हमें अगर वो इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमारे क्लोनिंग प्रोसीजर के लिए नुकसानदेह है। तो हम इस चीज को प्रेफर ही नहीं करते। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो Yes, हम इस चीज को कंसीडर ही नहीं करते कि वो एपिस उठाए जाए। फिर डिस्टर्ब हो गया ना। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ल्यूसीन की यहाँ पे एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन की। आप यहाँ पर PBR322 एक दफा डिस्टर्ब हो जाए ना फिर मुश्किल से ही आपके पास आ जाता है। प्लीज माइक म्यूट कर दें। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर आप यीस्ट शटल वेक्टर की एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं इसमें PBR322 का पोर्शन है। प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। ना बच्चे जान ला पे ने हुन अवैस बातें कर लो लेकिन जरा माइक म्यूट करके कर लो और लेक्चर को सुने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मैंने आपको 2-3 हफ्तों से डिले करवा रही थी। तो ये जो हमारे पास डिजायर्ड रिकॉम्बिनेट है इसमें देखेंगे हमारे पास सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर, इसमें टेट्रासाइक्लिन लूसाइन है। इसमें ये क्या है कि बेसिकली एम्सिलिन मीडियम है और उसमें इकोलाई ग्रो कर रहे हैं। आपने इसको प्यूरिफाई किया है सेवल के क्लोन्स में और इसको ट्रांसफॉर्म किया है यीस्ट में। बेसिकली ये शटल है, ये इकोलाई में पहले ग्रो करता है, फिर इसके लिए बेटर है कि हम इसको यीस्ट में करें। इकोलाई में ग्रो करने का मकसद है कि इसकी मल्टीपल कॉपीज हमारे पास आ जाए। मल्टीपल इकोलाई में रेप्लिकेट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बाद मल्टीपल कॉपीज जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम उसको फिर करते हैं कि यीस्ट में, और यीस्ट में उस तरह म्यूनिमल मीडियम में करते हैं जिसमें लूसेंट मौजूद ना हो और आपके पास आपने इस सिलेक्टेबल मार्कर में लूसेंट दी भी हो। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर प्लाज्मा डीएनए अगर आप यहाँ पर देखें रिकम्बिनेट बिटवीन प्लाज्मेट एंड लूसेंट जीन, ये क्यों इंटीग्रेट करता है? क्योंकि इसका और इसका जीन का स्ट्रक्चर ये इसका म्यूटेड ल्यूसीन क्रोमोसोम से मौजूद है, क्योंकि हमने ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन यूज किया है जिसमें ल्यूसाइन को हमने इनएक्टिव कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन और वो वाला पोर्शन आप इसमें मैच करते हैं, जिसकी वजह से ये इंटीग्रेट हो जाता है। और इसका ये ड्रॉबैक है कि इंटीग्रेट हो जाता है और ये हमारे क्लोनिंग पर्पस के लिए बेटर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यीस्ट के और भी क्लोनिंग वेक्टर हैं जिसमें हमारे पास यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड है। यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड है वो बेसिकली यीस्ट जीन को करता है कि वो बेसिकली प्लाज्मिड है, बैक्टीरियल है, यीस्ट जीन को कैरी करता है। जो यीस्ट इंटीग्रेटिव या YIP5 है उसमें बेसिकली PBR322 को ली गया है और उसमें यूरेसिल 3 जीन है। यूरेसिल 3 जीन क्या करता है कि यूरेसिल के लिए आपके पास यहाँ पर देखिए एक एंजाइम को कोड करता है जीन, उसको है ऑटोडाइन 5-फॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो कैटालाइज करता है पायरिमिडाइन न्यूक्लियोटाइड के लिए। और ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे यूरेसिल को जैसे हमें लूसाइन के लिए किया गया था, और इसमें प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट करता है और यीस्ट क्रोमोसोम डीएनए में इंटीग्रेट करता है। और यहाँ पर एक और है यीस्ट रेप्लिकेटिव प्लाज्मिड, ये भी बेसिकली इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है और ये वेरी क्लोज है। और इसमें जो हमारे पास PBR322 है और उसका जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो ट्रिप्टोफैन 1 है। इसका मतलब है ये ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के लिए, बायोसिंथेसिस के लिए ये बेसिकली एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो ट्रिप्टोफैन -1 में ये फैक्टर करता है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी है वो YEP की ज्यादा है, जिसमें 10,000 से 1,00,000 तक है। जो YEP की यील्ड कम है और इसमें ये है कि हम दोनों इनको यूज कर सकते हैं। और जो Y इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड है उसको हम प्रेफरेबल करते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। अब आपका लास्ट टॉपिक है, यहाँ तक आपने यीस्ट के सारे पढ़ लिए, लेकिन अभी आपने देखा है कि इनकी हमारे पास कैपेसिटी कम है। अगर हमने जीनोमिक लाइब्रेरीज बनानी और हमारे पास एक जो जीन है ह्यूमन जीन वो केबीज में हो, 300 केबीज में हो, तो फिर हम कैसे डील कर सकते हैं? तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स यूज करते हैं जिसमें
लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट करते हैं। जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं उसको यीस्ट में उसके जीन्स मौजूद होते हैं, इसको यीस्ट आर्टिफिशियल या यैक कहते हैं। यैक को अगर आप देखें तो इसमें बेहतरीन होता है कि हमारा यूकैरियोटिक होता है, उसमें यैक में 3 कंपोनेंट नॉर्मल मस्ट होने चाहिए, जिसमें सेंट्रोमियर है, हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, 2 टेलोमेयर्स है। एज यू ऑल नो दैट सेंट्रोमियर है वो बेसिकली क्रोमोसोम से मौजूद होता है जो उसको करेक्टली डॉटर सेल में डिवाइड करता है। टेलोमेयर्स क्या है कि हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमोसोम्स के एंड पे होता है और वो रिक्वायर्ड होता है रेप्लिकेटेड करेक्टली कि वो रेप्लिकेट करें और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से दूर रहे। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जिसमें क्या होता है कि अनम बेटा, अनम अनम दरवाजा मेरा बंद कर दें, दरवाजा बंद कर दो, सब डिस्टर्ब होने दें। और फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या है कि बेसिकली क्रोमोसोम्स का जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है, जैसे इंडिपेंडेंटली डीएनए रेप्लिकेट करता है जैसे प्लाज्मिड में होता है। तो ये सारी चीजें क्रोमोसोम्स बेसिकली बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसमें इसकी कैपेसिटी होती है, तो हम केबीज में क्लोन कर सकते हैं, लार्ज पीसेस होते हैं और ये जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए यूज होता है। अब यैक का स्ट्रक्चर अगर हम देखें 7.8 है, इसमें यैक का स्ट्रक्चर देखें तो अगर आप लोगों को देखें यैक का, तो इसमें PBR322 का प्लाज्मिड बेसिकली इसका बैकग्राउंड लिया गया है। इसमें यूरेसिल और ट्रिप्टोफैन है। यूरेसिल एंजाइम कोड करेगा, ट्रिप्टोफैन 1 ये सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे यूज है। टीलोमर के 2 जीन है, यहाँ पे टीलोमर देखिए और ये BAMH1 है। सेंट्रोमियर 4, सेंट्रोमियर का सीक्वेंस लिया गया जो क्रोमोसोम 4 से लिया गया है। ओरी पॉइंट है, SNAP1 रिसेक्शन साइट है और जो SEUP है वो उसमें न्यू डीएनए हम इंसर्ट करेंगे। ये हमारे पास यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है। अब इसमें क्लोनिंग कैसे होती है? बेसिकली क्या होता है कि BAMH1 से कट करते हैं, BAMH1 कट से ये वाला जो फ्रेगमेंट है BAMH1 का उसको डिलीट कर देते हैं और हमारे पास लेफ्ट आर्म और राइट आर्म होती है। लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में हम क्या करते हैं कि जी BAMH1 और SNAP1 से करते हैं, तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली इधर लाइगेट कर जाता है। एक साइड से BAMH1 से कट होता है, दूसरा SNAP1 से कट होता है। इस तरह हमारी ये क्लोनिंग स्ट्रेटेजी हो जाती है। अब जी हम एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन में देखा जाए तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बेस पे है, क्लोनिंग हाई कैपेसिटी है, जीनोमिक लाइब्रेरी है और इसके अलावा अगर हम सिंपल हमने अभी सैक्रोमाइसिस ली है तो इसके अलावा भी हमारे पास यीस्ट है जो 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड है और ये जो एबल है रेप्लिकेट करता है स्पीशीज के लिए ब्रॉड एनफ है और इसके अलावा ये स्टेबल भी है। यीस्ट इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड स्टेबल भी होते हैं और वो ग्रो करते हैं, एज अ बायोरिएक्टर यूज करते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं कि सैक्रोमाइसिस है, पिकिया पेस्टोरी और दूसरी फिलामेंटस फंगस भी यूज हो सकता है एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जी क्लास